जब खरगोश को लगा कि कछुआ आगे बढ़ गया है और उसके हार के और बदनामी के स्पष्ट आसार हैं, तो उसने आपातकाल घोषित कर दिया। ऐसी ही एक घटना भारत के इतिहास में 1975 में इंदिरा गांधी के समय होती है कि जब आपातकाल घोषित कर दिया जाता है और लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है दुष्यंत शर्मा और आज हम 1975 के आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि आपातकाल ये सही था, क्या परिस्थितियाँ आपातकाल की मांग करती थी या ये केवल एक निजी स्वार्थों के तहत आपातकाल भारत में घोषित किया गया था। इसका सभी व्यक्ति का अपना अपना विचार है और जो वास्तविकता है मैं वो आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद आप खुद ही इसका वैल्यूएशन करेंगे, क्या यह सही था या गलत था। जी हाँ दोस्तों, आपातकाल की शुरुआत हम देखते हैं कि जब 1966 में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। भारत में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाने के बाद लाल बहादुर शास्त्री 1966 में जब प्रधानमंत्री थे, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु के उपरांत लाल बहादुर शास्त्री को मृत्यु के उपरांत इंदिरा गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री को 1964 में भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जब 27 मई 1964 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो जाता है। 27 मई 1964 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद भारत में एक राजनीतिक संकट उत्पन्न हो जाता है। राजनीतिक संकट उत्पन्न हो जाता है। कहा जाता है कि भारत में किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, कौन है जो भारत को चलाएगा। ऐसे राजनीतिक संकट उत्पन्न होने के कारण पार्टियों में आंतरिक कलह उत्पन्न हो रहा था कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। और आनन फानन में देश को चलाने, देश की आंतरिक स्थितियां ना बिगड़े, राजनीतिक समीकरण ना बिगड़े, इसके लिए आनन फानन में डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली द्वारा लाल बहादुर शास्त्री को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। कहा जाता है कि उस समय जो सबसे योग्य नेता थे, जो प्रधानमंत्री पद के योग्य थे, वो आपके मोरारजी देसाई जी थे। जो पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में जो दूसरे नंबर के नेता थे वो मोरारजी देसाई थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ओल्ड गार्ड या जो बुजुर्ग थे या फिर कह सकते हैं उनके अध्यक्ष जो के कामराज थे, वो नहीं चाहते थे कि मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि अगर मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो ये पार्टी में सेकंड नंबर के नेता थे, सबसे अनुभवी थे, इनका जनाधार था, लोगों में इनकी पहचान थी, लोग इनको जानते थे। ऐसा नहीं था कि लाल बहादुर शास्त्री को अगर प्रधानमंत्री बनाया गया तो उनको कोई जानता नहीं था, उनको जानते थे, लेकिन ये इनके अपेक्षाकृत कम उम्र के थे, कम अनुभव था। मोरारजी देसाई का अधिक उम्र के थे, अनुभव था, इसीलिए जो के कामराज थे और जो बुजुर्ग थे, ओल्ड गार्ड थे कांग्रेस पार्टी के, वो नहीं चाहते थे कि मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया जाए। अगर मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो पार्टी में उनकी ही चलेगी, मोरारजी देसाई की ही पार्टी में चलेगी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वो पार्टी का प्रमुख हो जाता है, वो किसी की सुनेंगे नहीं। जो ओल्ड गार्ड थे वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री के पद पे ऐसे किसी व्यक्ति को बिठाया जाए जो उनकी सुने, केवल वह पद पर हो और उनकी ही बात माने। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री 1964 में बना दिया जाता है। के कामराज द्वारा कुछ समय के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा को बनाया जाता है और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को 1964 में प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। 1964 में प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। उसके बाद समय आता है 1966 का, जब भारत में परमाणु कार्यक्रम पर जोर चल रहा होता है और लाल बहादुर शास्त्री आपके रसिया गए होते हैं, रूस गए होते हैं, ताशकंद समझौते के बाद रूस गए होते हैं, वहाँ उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। रूस में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि यह मृत्यु एक षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि उस समय भारत में परमाणु कार्यक्रम चल रहा था और जो भारत के अलावा जो बड़े बड़े देश थे वो नहीं चाहते थे कि भारत में परमाणु शक्ति बने, भारत परमाणु शक्ति बने। तो कहा जाता है कि यह एक षड्यंत्र के तहत इनकी मृत्यु कराई गई। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो एक समय की मृत्यु थी,
इनको अटैक आया था, उनको पहले भी अटैक आ चुका था, उसकी वजह से इनके मृत्यु, इनके अपने अपने लोगों के विचार हैं कि इनकी कैसे मृत्यु हुई। ज़्यादातर लोग हैं वो मानते हैं कि लाल बहादुर की मृत्यु एक समय के अनुसार ही मृत्यु हुई। जब लाल बहादुर शास्त्री की 1966 में मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद देश में फिर से एक राजनीतिक संकट उत्पन्न होता है। देश में संकट उत्पन्न होता है कि अब प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, कौन है योग्य जिसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। मोरारजी देसाई को इस बार लग रहा था कि मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। मोरारजी देसाई को इस बार लग रहा था कि मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा और वो बन जाएंगे, और वो पूरी तरीके से तैयार थे। लेकिन दोस्तों इस बार भी ऐसा नहीं होता है। इस बार फिर से वही ओल्ड गार्ड चाहते थे कि नहीं, मोरारजी देसाई को अगर हम फिर से प्रधानमंत्री बना देते, अगर प्रधानमंत्री बना देते हैं फिर से हमारी नहीं चलेगी। वो नहीं चाहते थे कि भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। वो ऐसा चेहरा चाहते थे जो कि देश में जिसकी पहचान कम हो, अनुभव कम हो, जो प्रधानमंत्री बने, जिससे कि उनके जो ओल्ड गार्ड है उनकी चलती रहे। ओल्ड गार्ड के कहने पर या के कामराज जो अध्यक्ष थे उनके कहने पर सरकार चले। कोई ऐसा व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति ना आ जाए कि जो अनुभव के अपना कार्य करे और उनकी सुने ना। इसलिए उन्होंने निर्णय किया मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा। राष्ट्रपति राधाकृष्ण सर्वपल्ली द्वारा फिर से एक बार कुछ समय के लिए गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री वो कुछ समय तक रहते हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी को 1966 में प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। कहते हैं 1966 में भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था तो इनकी समय मात्र 49 वर्ष थी। 49 वर्ष की समय में 49 वर्ष की उम्र में इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। मोरारजी देसाई काफ़ी नाराज हुए और लेकिन इनको मना लिया गया। कहा गया आपको वित्त मंत्रालय दे देंगे, इनको ये दे देंगे, वो दे देंगे। इनको मना लिया गया और आखिरकार ये मान भी जाते हैं। आपके मोरारजी देसाई मान जाते हैं। 1966 में इंदिरा गांधी को जब प्रधानमंत्री बना दिया जाता है उसके बाद में ये थोड़े धीरे एक्टिव होती हैं। 1966 में जब इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है तब इनको कहा जाता था कि मुंह गुड़िया कहा जाता था। ये क्या है, किसी कम बोलती थी, कोई इनको कुछ बोल देता था तो ये ज़्यादा बोलती नहीं थी, इनको मुंह गुड़िया भी कहा जाता था। अब धीरे धीरे समय 1967 का आता है। 1967 में पुनः लोकसभा के चुनाव कराए जाते हैं और इंदिरा गांधी पुनः विजयी हो जाती हैं और धीरे धीरे सत्ता में ये अपनी स्थायित्वता प्रकट करने लगती हैं और क्रियाशील हो जाती हैं। अपने निर्णय ये स्वयं लेने लगती हैं और ये पार्टी के किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा बात करने में रुचि नहीं रखते थे। समय 1969 का आता है। इन्होंने 1969 में सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उन प्रश्न आता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1971 में इंदिरा गांधी द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। देशी रियासतों के राजाओं को मिलने वाली पेंशन प्रीवी पर्स को इन्होंने खत्म कर दिया और नारा दिया कि गरीबी हटाओ। प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया। कहा कि जनता का पैसा जनता के पास होना चाहिए, इन राजाओं के पास क्यों जा रहा है। प्रीवी पर्स को 71 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। प्रीवी पर्स खत्म कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण कहा गया कि देश का वित्तीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना अति आवश्यक है। और प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया गया कि जनता का पैसा जनता के पास होना चाहिए, राजाओं को फालतू में क्यों दिया जा रहा है। प्रीवी पर्स को भी खत्म कर दिया। अब समय आ गया था कि इंदिरा गांधी स्वयं के निर्णय स्वयं से लेने लगी थी। वो समझ गई थी कि वो एक प्रधानमंत्री के पद पर हैं और किसी के कहने से कार्य नहीं करेंगी। 1969 के आते 1970 आ गया दोस्तों। 1969 में आप खुद से ये निर्णय लेने लगी। समय आता है 1970 का। 1970 में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है। उसमें
संजीवा रेड्डी को कांग्रेस करती है, लेकिन इंदिरा गांधी को डर था कि संजीवा रेड्डी उनके पक्ष के व्यक्ति नहीं है, उनके विपक्ष में है, उनके कार्यों में अड़चन डाल सकते हैं। इसलिए इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं, संजीवा रेड्डी नहीं, हम बीवी गिरी को राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित करते हैं, बीवी गिरी को राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित करते हैं। और इस बात को लेकर कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1970 में कांग्रेस ओ कांग्रेस आर में विभाजन हो गया। कांग्रेस आर जो कि कांग्रेस आर जो आपकी बीवी गिरी वाली थी, और कांग्रेस ओ आपकी कौन सी थी, संजीवा रेड्डी वाली, कांग्रेस ओ संजीवा रेड्डी वाली, दोनों में बट गई। कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। कांग्रेस ओ में सभी ओल्ड गार्ड थे, मोरारजी देसाई वगैरह, आपके जितने भी के कामराज वगैरह, ये सभी कांग्रेस ओ के थे। और कांग्रेस आर में बीवी गिरी, इंदिरा गांधी और उनके जो सहयोगी थे वो कांग्रेस आर में थे। देश में एक असमंजस पैदा हो गया कि अब असली कांग्रेस किसको माना जाए, कांग्रेस ओ को या कांग्रेस आर को, इंदिरा गांधी वाली को या मोरारजी देसाई वाली, कौन सी कांग्रेस को असली कांग्रेस माना जाए, कौन सी कांग्रेस को असली कांग्रेस माना जाए। समय ऐसे बीतता गया, इंदिरा गांधी खुद के निर्णय ले रही थी, धीरे धीरे समय बीतता गया और समय आता है 1971 का। 1971 के समय में इंदिरा गांधी की सरकार थी। उन्होंने कहा कि भारत में उनकी सरकार है, उनको लग रहा था कि भारत में जो सरकार चल रही है वो उन्हीं के चेहरे के दम पर है। वो सबको अपने को शक्तिशाली समझने लगे कि 1971 का समय आ गया और वही है, उन्हीं से कांग्रेस को भारत में जीत मिल रही है, वो काफ़ी लोकप्रिय हैं। उनका सोचना था कि जो भी है उन्हीं से है, कांग्रेस आज है जो उन्हीं की वजह से है सत्ता में। 1971 में जो कि चुनाव लोकसभा भंग करवा दी, जबकि समय 1972 चुनाव 1972 में होना था, जो लोकसभा के चुनाव थे वो 1972 में होना था। लेकिन एक वर्ष पूर्व ही इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति बीवी गिरी से कहा कि आप लोकसभा भंग कीजिए, और लोकसभा भंग करवा दी। उन्होंने कहा कि हम अपने दम पर पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएंगे और उसको चलाएंगे। क्या कहा कि हम अपनी दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और उसको चलाएंगे, क्योंकि जो 1971 तक की जो समय में जो सरकार थी वो सहयोगी पार्टियों के दम पर चल रही थी। उसमें कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी थे, उनके दम पर चल रही थी। इंदिरा गांधी चाहती थी कि अब जो सरकार है, जब उनके ही नाम से भारत में सरकार चल रही है, तो क्यों ना पूर्ण बहुमत वाली सरकार चलाई जाए जिसमें किसी का दखल ना हो। कांग्रेस बट भी चुकी थी, उनको लग रहा था कि जो भी हूँ मैं हूँ। इस प्रकार 1971 में जब लोकसभा के चुनाव कराए जाते हैं और लोकसभा के चुनाव होते हैं 1971 में, इंदिरा गांधी को फिर से पुनः विजय होती है, पुनः प्रधानमंत्री चुना जाता है और लगभग 352 सीटों से विजयी होता है, जबकि विपक्ष को 16 सीटें ही मिल पाती हैं। कितनी? 16 सीटें ही मिल पाती हैं। 352 सीट के साथ पूर्ण बहुमत के साथ ये भारत सरकार में आई और इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उस समय 1971 का भारत पाक युद्ध भी हुआ था। क्या हुआ था? भारत पाक युद्ध हुआ था। उसकी इनके पास में काफ़ी कहा जाता है कि 1971 में जब भारत पाक युद्ध हुआ था तो इन्हें विपक्ष ने दुर्गा का रूप कहा, दुर्गा की उपाधि थी, दुर्गा का रूप कहा। दुर्गा की उपाधि काफ़ी प्रसिद्ध हो चुकी थी भारत में, इनके चेहरे को जाना जा चुका था, चेहरे को भारत में जाना जा चुका था इंदिरा गांधी को, कि इंदिरा गांधी एक चर्चित चेहरा है। 1971 के युद्ध में जिस प्रकार से भारत ने विजय किया, काफ़ी इनकी वाहवाही हुई। विपक्षी पार्टी थी वो भी इनका लोहा मान चुकी थी, विपक्षी पार्टियों में लोहा माना, और उसी इनके जो कार्य करे गए उसी आधार पर इनको 1971 के चुनाव में 352 सीट प्राप्त हुई। 1971 के चुनाव में इनका नारा था कि गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ, जबकि जो विपक्ष था उसका नारा बस एक ही था, इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ। और जबकि आपकी इंदिरा गांधी का नारा था कि गरीबी हटाओ, और देश की जनता ने इंदिरा हटाओ की जगह गरीबी हटाओ को चुना और इंदिरा गांधी को 1971 में पुनः
राष्ट्र प्रधानमंत्री बनाया गया। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली से चुनाव लड़ा। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के रायबरेली से चुनाव लड़ा। इनके विपक्ष में इनके जो प्रतिद्वंदी थे वो आपके कौन थे? राजनारायण थे। राजनारायण इनके प्रतिद्वंदी थे। और आपके इधर इंदिरा गांधी थी, इधर आपकी इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने राजनारायण को काफ़ी मतों से हराया और इंदिरा गांधी रायबरेली से सांसद चुनकर आपकी लोकसभा में जाती है। लेकिन कुछ समय पश्चात 1974 में राजनारायण द्वारा कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है और उसमें कहा कि इंदिरा गांधी द्वारा जो चुनाव लड़ा गया है वो गलत तरीके से लड़ा गया है। राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करी कि जो इंदिरा गांधी ने जो चुनाव लड़ा है वो गलत तरीके से लड़ा है, गलत तरीके से जीते हैं। उन्होंने 14 आरोप लगाए, इंदिरा गांधी के ऊपर 14 आरोप लगाए। सबसे पहला आरोप लगाया कि इन्होंने जो चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है वो सरकारी पद पर था। इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव प्रभारी बनाया था यशपाल कपूर। इसको बनाया था यशपाल कपूर को चुनाव प्रभारी बनाया था। कहा कि जो यशपाल कपूर को चुनाव प्रभारी बनाया गया जब वो सरकारी पद पर थे, राजनारायण ने लगभग 14 आरोप इंदिरा गांधी पर लगवाए थे। 14 आरोप लगाए थे। कहा कि यशपाल कपूर जो कि चुनाव प्रभारी बनाया गया था वो किस पे थे? सरकारी पद पर थे। भारत में एक अधिनियम है, लोक सेवा अधिनियम, उसके अनुसार आप किसी भी सरकारी व्यक्ति का आप लोक सेवा अधिनियम 1951 उसके अनुसार आप किसी भी सरकारी व्यक्ति का आप अपने चुनाव के अंतर्गत प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन यशपाल कपूर पद पर रहते हुए चुनाव प्रभारी बनाए गए। दूसरा आरोप लगाया कि इन्होंने सीमा से अधिक धन खर्च किया है, लोगों में भ्रष्टाचार फैलाया है, लोगों को शराब पैसे कंबल बांटे हैं चुनाव जीतने के लिए। इन्होंने क्या किया है कि लोगों को चुनाव जीतने के लिए शराब पैसे कंबल बांटे हैं। यशपाल कपूर को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया जो कि सरकारी कर्मचारी थे उस समय। और कहा कि आपने सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया है। सरकारी मशीनरी बोले तो कि मंच जो लगाया है वो सरकारी पैसों से लगाया है, सरकारी खर्चा किया है, सरकारी कर्मचारियों का प्रयोग किया है, अर्थात सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया है, भ्रष्टाचार किया है, ठीक है, और सीमा से अधिक धन खर्च किया। इस प्रकार से टोटल 14 आरोप राजनारायण द्वारा इंदिरा गांधी पर लगाया गया। 12 जून 1975 को जब इलाहाबाद कोर्ट में केस चल रहा होता है, उसकी सुनवाई कर रहे होते हैं आपके जगमोहन सिन्हा। इलाहाबाद कोर्ट में आपके जगमोहन सिन्हा इनकी सुनवाई कर रहे होते हैं। उन्होंने इनको दो आरोप इन पर सिद्ध करते हैं। वो अपने जो फैसला सुनाते हैं उन्होंने उसमें कहते हैं कि आपके ऊपर 2 आरोप सिद्ध होते हैं। सबसे पहला कि आपने जो चुनाव प्रभारी बनाया वो आपने जब वो सरकारी पद पर था। इनको 7 जनवरी 1971 को चुनाव प्रभारी बनाया गया, जबकि इनका इस्तीफा 13 जनवरी 1971 को दिया गया। कब? 13 जनवरी 1971 को इस्तीफा दिया गया, जबकि इनको 7 जनवरी 1971 को चुनाव प्रभारी बनाया गया। अतः आप पर एक आरोप सिद्ध होता है। दूसरा आरोप सिद्ध होता है कि आपने सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया, अर्थात आपने सरकारी लोगों का चुनाव में प्रयोग किया। ये आरोप भी सिद्ध होता है। 2 आरोप सिद्ध होते हैं और इनको सजा। भारत में कहा जाता है कि ये पहला समय था कि कोई भी प्रधानमंत्री 4 से 5 घंटे तक कोर्ट में खड़ा रहा। कोर्ट में था कोई भी प्रधानमंत्री, पहली बार था। क्योंकि ये इनका क्यों खड़े रहे? क्योंकि ये इनका निजी मामला था, इनकी लोकसभा में सदस्यता को लेकर मामला था। अगर कोई प्रधानमंत्री पद पर अगर केस होता तो प्रधानमंत्री का जो महाधिवक्ता होता है वो चला जाता और इनके पक्ष रखता, लेकिन ये इनका निजी मामला था। इसीलिए इंदिरा गांधी को स्वयं जाकर कोर्ट में खड़ा रहना पड़ा 4 से 5 घंटे।
ये भारत में पहला समय था और इन पर 2 आरोप सिद्ध हो जाते हैं। जो आपके जगमोहन लाल सिन्हा थे वो इनको सज़ा सुनाते हैं कि आपकी लोकसभा की सदस्यता रद्द की जाती है और आप 20 दिनों के अंदर, कितने 20 दिनों के अंदर कोई देख लें कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, अगला प्रधानमंत्री बनाए 20 दिनों के अंदर, और आप 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकते, 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकते। जगमोहन लाल सिन्हा जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उनके द्वारा निर्णय आया कि आप 20 दिनों के अंदर कौन अगला प्रधानमंत्री होगा ये देख लें और उसके बाद आप 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकते। इंदिरा गांधी का भविष्य खतरे में आ गया, इंदिरा गांधी के परिवार में मातम सा छा गया, क्योंकि 6 वर्ष का समय था। क्योंकि जब राजनारायण ने इंदिरा गांधी के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस किया था, वो 1974 का समय आ चुका था। 1974 के समय में इन्होंने केस किया था। 1975 का चुनाव 1971 में हुए थे, 1976 में फिर से चुनाव होने थे, 1974 में केस करा और 1975 आ चुकी थी, धीरे धीरे जब सुनवाई हुई 1975 आ चुकी थी और 1976 में फिर से चुनाव होने थे। अर्थात 1 साल ही गई, दो सत्र इंदिरा गांधी के चले जाते और हो सकता था कि भारत में राजनीति में उनकी पहचान खत्म हो जाती, भारत की राजनीति में उनकी पहचान खत्म हो जाती। भय का कारण काफ़ी भय था इंदिरा गांधी के अंदर, और इंदिरा गांधी के परिवार में मातम की स्थिति थी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया। 12 जून 1975 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद 20 जून 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा दिल्ली में एक रैली करी जाती है। कहा जाता है कि रैली में लगभग 10 लाख लोग आए जो कि भारत के विभिन्न राज्यों से आए। कहा जाता है कि उन लोगों को इकट्ठा करा गया। क्या किया गया? इकट्ठा करा गया। बिहार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली सभी जगह की ट्रेन, रेल और बसें उनको फ्री कर दिया गया। लोगों को लाया गया, भर भर के ला गया। सरकारों से कहा गया कि आप आइए और लोगों को लेकर आइए। जो 20 जून 1975 को रैली में इंदिरा गांधी अपने परिवार सहित गई, वहाँ वो राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को लेकर गई और देश की जनता को संबोधित किया और कहा कि मैं तो बस आप लोगों के लिए लड़ रही थी। मैं चाहती थी कि भारत से गरीबी दूर जाए। मैं तो गरीबी को दूर करने की लड़ रही थी, आपकी लड़ रही थी, लेकिन भारत की जनता नहीं, लेकिन विपक्ष के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि भारत की गरीबी जाए। मैं लड़ूं, मैं देश के लिए कार्य करूं, वो नहीं मुझे कार्य करना देना चाहते हैं। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी काफ़ी भावुक हो गई, आंखों में उनके आंसू थे। ऐसा मंजर था, काफ़ी भावुक मंजर था देखा जाता है। और इंदिरा गांधी की रैली समाप्त होती है। उसी के बाद विपक्ष 22 जून 1975 को अपनी रैली करता है। कहा जाता है कि हम भी अपनी रैली करें। विपक्ष 22 जून 1975 को दिल्ली में रैली की घोषणा करता है और लोगों को आह्वान करता है कि आप आइए रैली में। और लगभग 10 लाख की समथिंग जितनी संख्या में लोग 20 जून 1975 को इंदिरा गांधी की रैली में इकट्ठे होते हैं, उतने ही विपक्ष की रैली में इकट्ठे होते हैं। जो 22 जून 1975 को जो विपक्ष द्वारा रैली होनी थी, उसको जयप्रकाश नारायण द्वारा संबोधित किए जाने थे। विपक्ष के नेता थे आपके मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण जो कि बिहार के प्रमुख नेता थे, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, अरुण जेटली, आपके अटल बिहारी वाजपेयी काफ़ी प्रमुख नेता थे। और जो 22 जून को जो रैली होनी थी वो जयप्रकाश नारायण को संबोधित करना था, लेकिन समय परिस्थिति ऐसी खराब थी, किस्मत खराब थी कह सकते हैं, कि 22 जून को बारिश होने लगी और इंदिरा गांधी द्वारा कह दिया गया कि किसी प्रकार से जयप्रकाश नारायण को दिल्ली आने से रोकना है और फ्लाइट कैंसिल करवा दी गई। कहा गया कि बारिश होने के कारण हम बिहार से कि पटना से दिल्ली आने वाली फ़्लाइट है वो उड़ान नहीं भर सकती है और जयप्रकाश नारायण आपके बिहार में ही रह गए, वो दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए। तो मोरारजी देसाई द्वारा रैली को संबोधित किया गया।
रैली को संबोधित किया गया। 23 जून 1975 को, फिर 23 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने अपने घर पर एक बैठक बुलाई जिसमें बंशीधर और सिद्धार्थ शंकर राय और संजय गांधी थे। उस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि जो केस है उसको हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। जो केस है उसको हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। केस को सुप्रीम कोर्ट में ले आया जाता है। केस को सुप्रीम कोर्ट में ले आया जाता है और वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट भी 24 जून 1975 को अपना निर्णय बरकरार रखता है। क्या करता है? 24 जून 1975 को अपना अग्रिम निर्णय देता है, उसको भी बरकरार रखा जाता है। कहते हैं कि जो हाई कोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल सही फैसला आया है, वही मान्य होगा। लेकिन उसमें एक रियायत दे दी जाती है कि जब तक पूर्णकालिक फैसला नहीं आ जाता तब तक आप प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे। क्या कहा जाता है कि जब तक पूर्णकालिक फैसला नहीं आ जाता है आप प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे। ये काफ़ी एक पॉजिटिव पॉइंट इनका हो गया था कि इनको सोचने का समय मिल गया था कि इनको आगे क्या करना चाहिए आगे। 25 जून 1950 मैंने बताया था आपको, जो 22 जून 1975 को रैली हुई थी उसमें जयप्रकाश नारायण आपके दिल्ली नहीं पहुंच पाए थे, तो 25 जून 1975 को विपक्ष द्वारा एक और रैली करी गई जिसको संबोधित किया जयप्रकाश नारायण द्वारा जिसको संबोधित किया गया 25 जून 1975 में। उसमें कहा गया कि आप क्यों इंदिरा गांधी का साथ दे रहे हैं, जो ऐसे कर रहे हैं जिन्होंने गलत तरीके से चुनाव जीता। उन्होंने आह्वान करा, पुलिस को कहा कि आप भी क्यों पुलिस का साथ दे रहे हैं, इंदिरा गांधी का साथ दे रहे हैं। आप सत्य का साथ दीजिए, आप इंदिरा गांधी के साथ क्यों दे रहे हैं। ऐसा पुलिस के लिए आह्वान करा, जो कि इंदिरा गांधी के लिए एक प्लस पॉइंट बन गया। क्या बन गया? प्लस पॉइंट बन गया। उन्होंने फिर से एक घर पर मीटिंग बुलाई जिसमें प्रमुख रूप से वही बंशीधर और सिद्धार्थ शंकर राय और आपके संजय गांधी थे। एक मीटिंग बुलाई गई और उसमें कहा गया, इस फैसले को एक प्लस पॉइंट के रूप में देखा गया। और रात अगले दिन ही आपके राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली मोहम्मद को कहा गया कि आप देश में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कीजिए। कहिए कि देश में आंतरिक अशांति का माहौल बन रहा है, क्योंकि भारत देश में अगर किसी भी आप जनता को रोड पर लाइए, जनता से कहिए, लेकिन आप किसी भी सरकारी कर्मचारी से नहीं कह सकते। अगर आप पुलिस को कहेंगे या पुलिस का आह्वान करेंगे या फिर आप किसी सैनिक का आह्वान करेंगे, सेना का आह्वान करेंगे तो वो गलत होता है। और आंतरिक अशांति के रूप में एक आपातकाल की घोषणा करवा दी जाती है। 25 जून की विपक्ष की रैली के पश्चात जो पुलिस का आह्वान करा गया वो एक प्लस पॉइंट लिया गया और फ़खरुद्दीन अली अहमद को कहा गया कि आप देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कीजिए। देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए आवश्यक है कि मंत्रिमंडल की सहमति से देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। लेकिन जो वर्तमान में राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद, उन्होंने मंत्रिमंडल के बिना विचार विमर्श किए, बिना उनकी सहमति के देश में रात में ही आपातकाल घोषित कर दिया गया। और रातों रात विपक्ष के जो नेता थे, चाहे वो अरुण जेटली हो, चाहे आपके मोरारजी देसाई हो, सभी को जेल में डाल दिया गया। अरुण जेटली, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव, सभी को जेल में डाल दिया गया रातों रात। और 26 जून 1975 को सुबह इंडियन नेशनल आपका एक देश के नाम संबोधन करते हैं और कहते हैं कि किया गया और बताया गया कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। देश में आंतरिक अशांति का माहौल बन रहा था, इसलिए देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है और सभी अपने घर पर ही रहे। मीसा एक्ट को लागू कर दिया गया, जो 1971 में आंतरिक युद्ध के समय आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए 1971 में एक एक्ट बनाया गया, मीसा एक्ट, उसको लागू कर दिया जाता है, जिसके तहत 21 माह के समय में लगभग 11 लाख लोगों को जेल के अंदर डाला गया। जितने भी मीडिया थी उस पर सेंसरशिप लगा दिया गया।
सेंसरशिप लगा दिया गया, बिजलियां काट दी गई, पत्रकारों की बिजलियां काट दी गई, जिससे कि कोई भी खबर ना फैला, वहाँ तक सूचना ना जा पाए। मीडिया पर सेंसरशिप लगा दिया कि अगर आप कोई भी सूचना अगर छापते हैं या टेलीकास्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको सूचना प्रसारण मंत्रालय से वो वेरीफाई करानी होगी। वो अगर अनुमति देते हैं तो ही आप उस सूचना को प्रसारित कर सकते हैं, उस चीज़ को छाप सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर केस होगा और जेल कर दी जाएगी। पर ढेरों पत्रकारों को जेल करा दी गई। सभी विपक्ष के जितने भी नेता थे उनको जेल करा दी गई। भारत की ऐसी भयानक स्थिति कर दी। सितंबर 1976 में अनिवार्य पुलिसबंदी लागू कर दी गई। संजय गांधी को खुश करने के लिए लोगों की नसबंदी कराई गई। कहा जाता है कि उस समय संजय गांधी ही कांग्रेस थे, कांग्रेस ही संजय गांधी थी, क्योंकि इंदिरा गांधी बंशीधर और आपके सरदार संजय राय और आपके संजय गांधी के अलावा किसी की सुनती नहीं थी। जब उनके एक कैबिनेट मिनिस्टर स्वर्ण सिंह ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो किसी की सुनती नहीं थी। संजय गांधी का फ़ोन गया उनके सूचना प्रसारण मंत्री के पास फ़ोन गया कि आपको वही करना है कि जो हम कहेंगे, लेकिन सूचना प्रसारण मंत्री ने जब ऐसा करने को मना कर दिया तो उन्होंने तत्काल उन पर कार्रवाई करवा के राष्ट्रपति द्वारा उनका इस्तीफा पत्र मंगवा दिया गया और उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। और फिर उन्होंने अपने जो मित्र थे उन्हें सूचना प्रसारण मंत्री बनाया। मीडिया की हालत ख़राब कर दी, जनता की हालत ख़राब कर दी। लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे थे। 21 माह के आपातकाल के अंतर्गत कम से कम 11 लाख लोग जेलों में डाले गए। सभी विपक्ष के नेता अंदर डाले गए। ऐसी भयावह स्थिति कर दी थी कि आप उसकी संकल्पना नहीं कर सकते। कल्पना से परे ऐसी स्थिति हो गई थी आपातकाल के समय। देश के अंदर ही देश के लोगों को मारा जा रहा था। कहा जा रहा है कि ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या थी, संविधान की हत्या थी। ये संविधान की हत्या पहली बार नहीं थी कि संविधान का गलत उपयोग किया गया हो। केरल में जब 1957 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी नेहरू के समय में, तब 1959 में भी संविधान का गलत प्रयोग करके वहाँ गैर कांग्रेसी सरकार को गिराया गया। जब 1971 में 21 माह बाद जब राष्ट्रपति शासन को हटाया जाता है, आपातकाल हटाया जाता है, उसके बाद में जब फिर से चुनाव कराए जाते हैं तो जो स्थिति थी वो देखने लायक थी। इंदिरा गांधी 352 सीट से मात्र 153 सीट पर रह गई, अतः वो हार गई। देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इस प्रकार से 21 माह तक चले इस आपातकाल में संविधान में भी कई संशोधन किए गए। संविधान में संशोधन किया गया कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के चुनाव की समीक्षा नहीं कर सकती, जांच नहीं कर सकती, अधिकार ही खत्म कर दिया गया। अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय आया था उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है, वो औचित्य ही खत्म कर दिया जाता है। उसका कोई औचित्य नहीं है क्योंकि अब जांच नहीं कर सकती, अतः वो फिर से प्रधानमंत्री बनी रह सकती। जो उनकी सदस्यता रद्द की गई थी वो सदस्यता बनी रहेगी। संविधान में परिवर्तन कर दिया गया था। पहली बार नहीं था कि संविधान की लोकतंत्र की हत्या हुई थी। 19 भयावह स्थिति कर दी थी इस 21 माह के समय में 11 लाख लोग जेल में थे। जनता त्रस्त आ गई थी, जनता परेशान हो गई थी। जब 1977 में फिर से लोकसभा के चुनाव कराए जाते हैं, इंदिरा गांधी रायबरेली से खुद की सीट नहीं बचा रही, जनता त्रस्त आ गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार जो कि 353 सीट पर थी, 352 सीट पर थी, वो 153 सीट पे आ गई। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ एक जो इनके गढ़ माने जाते थे, एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार भारत में बनी और इंदिरा गांधी की सरकार का अस्तित्व खत्म हुआ। उसके बाद फिर से चुनाव होता है, इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आ जाती है। वो बात अलग है कि गैर कांग्रेसी सरकार ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई। ये आपके 1975 का आपातकाल था। दोस्तों, अगले आने वाली वीडियो जो कि इसी हफ्ते में आ जाएगी, संडे तक आ जाएगी, 1971 भारत पाक युद्ध पर होगा। एक बार आप अपडेट रहिए, ज़रूर वो वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी।
तो इस वीडियो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।